ये सवाल मेरा तमाम जितने मेहमान इस समय मेरे पैनल पर हैं उनसे है। जिद किसका अहंकार? राजकिशोर जी। देखिए, जिद और अहंकार तो मैं किसका बता दूं, लेकिन ये परंपरा चल रही थी, अगर उस परंपरा का निर्वहन होता रहता तो अच्छा था। लेकिन ऐसा लगता है कि जब जैसे गठबंधन की सरकारें रही अपवाद के स्वरूप में, वैसे तो सरदार हुकुम सिंह को जवाहरलाल नेहरू के समय में बनाया गया था, आपको पता है, लेकिन वो अकाली दल के प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी कांग्रेस के साथ में विलय की। तो एक ये था, जीजी सोयल का एक अपवाद आता, लेकिन एपीएचएल के वो थे, लेकिन वो भी कांग्रेस के साथ थे। पहली बार अगर देखा जाए तो मिस्टर गोड़े थे, गोड़े मुरारी, जब इन्होंने 77 में जब इनके साथ में मुरारजी देसाई के साथ में बनाया गया था। इसके बाद मतलब वो वाजपेयी जी के पहले से जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी तब चीज़ें शुरू हुई, फिर वाजपेयी जी की परंपरा को मनमोहन सिंह ने आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही प्रचंड बहुमत की सरकार 14 और 19 में आती है तो ये सब मुद्दे ही नहीं उठते हैं। लेकिन इस बार चूंकि विपक्ष पहले दिन से ही हावी होने की कोशिश कर रहा, और यहां पर देखिए नैतिकता और अनैतिकता की बात नहीं है, कुल मिला के एक दूसरे पर कौन हावी हो पाता है। और दम्भ और अहंकार की बात है तो वो दोनों तरफ से बराबर का दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि 99 सीटें जीतकर उसने पूरा मैदान मान लिया। विनोद अग्निहोत्री सर, आपसे समझना चाहूंगा, देखिए सबको पता है कि नंबर गेम किसके साइड में है, लेकिन सवाल होता है कि पॉलिटिक्स में आपको एक मैसेजिंग देनी होती है, तो एनडीए और इंडिया की तरफ से क्या मैसेजिंग? अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, प्रत्युष पहले उनको सुन लेते हैं। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में, मुख्यमंत्रियों की तकलीफ बढ़ी है, परेशानियां बढ़ी हैं। जो दिल्ली सरकार से सहयोग और मदद मिलनी चाहिए, उन मददों को भी सरकार ने नहीं पूरा किया, और वहीं भेदभाव और अन्याय लगातार दिल्ली की सरकार ने किया है। और दिल्ली की सरकार ने तो खासकर, अब दिल्ली की सरकार में कंफ्यूज ना हो, केंद्र सरकार। अखिलेश यादव भेदभाव का आरोप लगाते हुए, विनोद अग्निहोत्री साहब, जो मेरा सवाल था, क्या मैसेजिंग देने की कोशिश की गई इंडिया गठबंधन और एनडीए की तरफ से, क्योंकि सत्र की शुरुआत हो रही है, अभी शक्ति परीक्षण भी हो रहा है। और विनोद जी, इसी में मैं एक सवाल छोटा सा जोड़ूंगी कि आपके साथ बहुत दिनों बाद जुड़ी हूं तो ये मौका नहीं चूकना चाहती हूं। क्या ये नए भारत की नई संसद है कि हर बात पर टकराव होगा, मनमुटाव होगा, एक दूसरे के ऊपर शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत? देखिए, मैसेजिंग पहले मैं बात कर लेता हूँ। मैसेजिंग दोनों तरफ से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार भले गठबंधन की हो, भले एनडीए की हो, लेकिन सरकार वैसे ही चलेगी जैसे 2014 से चल रही है। ना हम बदले हैं, ना हमारी कार्यशैली बदलेगी, इसलिए हम अपने हिसाब से चलाएंगे सरकार, चाहे 1 साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, 4 साल चले, 5 साल चले। ये क्योंकि जैसे ये नतीजे आए तो एकदम से ये हो गया कि अब कमजोर हो गई सरकार, अब झुक के चलना पड़ेगा, मिल के चलना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे ये मैसेज विपक्ष को और अपने सहयोगी दलों को और सारे संस्थानों को, ब्यूरोक्रेसी को, देश को दे दिया कि सरकार अपने तरीके से चलेगी। विपक्ष का मैसेज क्या है? विपक्ष कह रहा है कि हम पहले जैसे अब नहीं है, हम 14 से लेकर 24 तक नहीं है, अब हम बदल गए हैं। सरकार कह रही है कि हम अब भी ताकतवर हैं, और विपक्ष कह रहा है हम अब ताकतवर हैं। ये मैसेजिंग है दोनों तरफ से। ये देखिए तस्वीरें हमें विनोद जी मिलने लगी है। ओम बिरला संसद पहुंच गए हैं और ओम बिरला स्पीकर के उम्मीदवार हैं एनडीए के। 2019 से 2024 तक स्पीकर रहे हैं। मैं जल्दी से संगीत रागी आपका रुख कर लेती हूँ। नया भारत, नई संसद, हर बात पे टकराव, हर बात पे मनमुटाव, मिलके चलना ही नहीं है, ये तय कर लिया है सत्ता पक्ष और विपक्ष ने। मुझे लगता है सबसे पहले तो मिल करके चलने की व्याख्या होनी चाहिए कि मिल करके चलने का मतलब तो ये नहीं होता है कि जो विपक्ष चाहे उसकी ही शर्तों पर सरकार चलाई जाए। यदि विपक्ष की शर्तों पर ही सरकार चलाना है और विपक्ष के एजेंडे पर ही सरकार चले तो उसको मैंडेट किस लिए मिला था? सरकार चलाने का मतलब है कि सरकार को एक मैंडेट मिला है, वह अपने एजेंडे के अनुसार चलेगा। हाँ, विपक्ष से सहमति, विपक्ष से मिलने का मतलब यह है, ऐसा नहीं कि विपक्ष को तिरस्कृत करे, लेकिन यदि शुरू से ही कन्फ्रंटनिस्ट अप्रोच लेकर के आए तब ऐसे विपक्ष के साथ आप तो उसी तेवर में बात करना चाहेंगे। बहरहाल, जैसे एक प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, आज तक विपक्ष ने, राहुल गांधी ने ये नहीं कहा है कि भाई ये मैंडेट हो गया सो हो गया, इलेक्शन हो गया। आप अभी तक मैंडेट की लेजिटिमेसी को ही क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरी बात, कौन सी परंपरा की बात आप कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू ने क्या परंपरा निर्वाह किया था? 52 से लेकर के क्या श्रीमती इंदिरा गांधी तक इस परंपरा का निर्वाह किया गया था क्या?
ये एक परंपरा तब शुरू हुई जब कोएलिशन एरा शुरू हुआ। 1977 में जनता पार्टी की सरकार जब आई तब ये शुरू हुआ। बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह वगैरह। एक बात और जिक्र कर देना चाहता हूँ, जब आप परंपरा की बात करते हैं तो कम से कम शालीनता संसदीय परंपरा का एक आवश्यक हिस्सा है। कोई भी जीतता है, हारता है। हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को बताती हुई ये तस्वीर। किसी भी शुभ काम पे जाने से पहले पूजा अर्चना होती है, घर की जो महिलाएं होती हैं वो तिलक लगाती हैं, और ये जब जिस युग में युद्ध हुआ करते थे उस समय भी घर की महिलाएं इसी तरह से विदा किया करती थी, आरती उतरती थी, और जब युद्ध जीत के आते थे तो भी आरती उतारी जाती थी। तो ये देखिए एक तरीके से युद्ध लड़ने ही जा रहे हैं ओम बिरला। अच्छा समय ही होता था। और मैं जल्दी से आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेती हूँ इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ। आरपी सिंह जी, कोई भी बड़ा दिल दिखाने के लिए तैयार नहीं हुआ और नौबत यहाँ तक पहुंच गई। बड़ा दिल दिखाने वाली क्या बात है? स्पीकर तो हमेशा सत्तारूढ़ दल या सत्तारूढ़ गठ का होता है, गुट का होता है। कभी हुआ नहीं कि स्पीकर दूसरे गुट का हो। एक बार हुआ है, एक बार हुआ है। नहीं तो पीए संगमा साहब और डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहे थे, स्पीकर का पद नहीं मांग रहा था विपक्ष। एक मैं आपकी स्पीकर डिप्टी स्पीकर पे भी आता हूँ, मुझे पता है आपका अगला प्रश्न वही होने का है। तो डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो रहा है क्या अभी जो सिर्फ स्पीकर का चुनाव हो रहा है? डिप्टी स्पीकर के चुनाव में कहते हैं, पद मांगते हैं, कहते हैं कि हमें ये मौका दो, हमारी तरफ से होना चाहिए, तो हो सकता है सरकार कंसिडर कर लेती, परंतु उन्होंने तो वो मौका ही नहीं छोड़ा। और मैं एक तेलंगाना झारखंड में इनकी सरकारों में डिप्टी स्पीकर है ही नहीं, और वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, इनमें तो सब कुछ इनके पास है। स्पीकर भी, डिप्टी स्पीकर भी इन्होंने बनाया, किसी और ने बनाया नहीं। तो जो करना उसके लिए पहले अपना प्रतित्व वैसा करना है। और एक बात आप कह रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष में एकजुट होना चाहिए, जरा ये तक पूछ लीजिए, इंडिया लाइन्स क्या स्पीकर के मामले में एक है क्या? वह एक साथ आगे हैं स्पीकर के मामले में क्या शरद पवार जी का स्टेटमेंट गलत है, या ममता बनर्जी का जो नाराजगी है वो गलत है? पी चिदम्बरम जी बंगाल क्यों गए? तो ये कई सारे प्रश्न। हालांकि वो नाराजगी दूर हो गई। आरपी सिंह जी, टीएमसी की जो नाराजगी थी, जो सुबह खबरें आई, वो नाराजगी दूर हो गई। टीएमसी ने कहा कि हम के सुरेश का सपोर्ट कर रहे हैं। आज सुबह कहा ना जी, घोषणा जब करी, क्या सबको ऑन बोर्ड लिया क्या? ठीक है, जब घोषणा करी, फायदेमंद स्थिति है ना भाई, जितनी सरफुटअव्वल उतने आपके फायदेमंद, लेकिन आदतें आप लोगों की भी खराब हो गई हैं। जिस तरीके से 2014 और 2019 में थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आप आए, आप आज भी उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और विपक्ष को वो जगह देने की शायद दिल नहीं दिखा रहे जो दिखाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो संसदीय परंपरा की बार-बार बात होती है। एक सेकंड दे दीजिए। विपक्ष की जगह है, विपक्ष आज 233 पे है तो है, इसको मानना ही पड़ेगा। वो 233 कितने दिन साथ रहेंगे, कितना साथ है, ये प्रश्न। मुझे लगता है कि जो संसदीय परंपरा की बार-बार बात हो रही है कि ये उनके समय में ऐसा होता था, इनके समय में ऐसा होता था, तो स्नेहलता श्रीवास्तव जी है जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं और ये फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा की रह चुकी हैं। स्नेहलता जी, ये बताइए कि ये जो परंपरा की शुरुआत हुई थी कि ऑपोजिशन से स्पीकर या डिप्टी स्पीकर हो सकता है, ये कब से शुरू हुई थी? जैसा कि अभी आपके पैनल में ही एक सदस्य ने बताया था कि ये 1977 में मोरारजी देसाई के समय हुआ था, जब कांग्रेस की 1977 यानी 52 से लेकर 77 तक कांग्रेस के रिजीम में हमेशा डिप्टी स्पीकर का पद, स्पीकर का तो सत्ता पक्ष के पास था ही, डिप्टी स्पीकर का पद भी कांग्रेस के पास ही रहा है। 77 में कांग्रेस की सरकार बदलती है, उसके बाद ये परंपरा शुरू होती है। Am I right? इसमें क्या होता है कि जब मेजॉरिटी में सरकारें होती हैं और अपोजिशन पार्टी की संख्या ज्यादा नहीं होती है, तो एक तरह से अपोजिशन लीडर भी नहीं बन पाता है। जब अपोजिशन लीडर नहीं बन पाता है तो उस स्थिति में उनकी पकड़ डिप्टी स्पीकर के पद के लिए, मतलब उनकी जो डिमांड होती है उसमें उतना जोर नहीं रहता है। इस बार स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट है, ऑल्दो ये सभी अलायंस वाला ग्रुप है, और परंतु पहले की अपेक्षा एक तो जो रूलिंग पार्टी है उनके पास बहुमत से थोड़ी कम संख्या है, और जो अपोजिशन है वो अभी फिलहाल तो एक संख्या है जो कि पहले से ज़्यादा है। तो इसलिए वो इस चीज़ को कह रहे हैं। जहाँ तक स्पीकर के चुनाव की बात है तो 1952 में सबसे पहले जो लोकसभा बनी थी उसमें भी चुनाव हुआ था, और केवल 17 या 18 सदस्य थे सीपीआई के, और उन्होंने अपना कैंडिडेट स्पीकर पद के लिए खड़ा किया था, और उस समय चुनाव हुआ था। और उसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो
कंटेस्टेंट थे दूसरी पार्टी के, सीपीआई के, उन्होंने भी जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के स्पीकर को वोट दिया था। तो उस समय जो मैग्नानिमिटी और वो दिखाई जाती थी, वो तो आजकल अभी नहीं दिखाई देती है। परंतु ऐसा नहीं है बता रही है स्नेहलता जी। हाँ, परंतु देखिए मतलब ये है कि जो विरोधी पार्टी से खड़ा हुआ वो भी वोट दे रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसे तो जीतना नहीं है, उसके पास 17-18 ही इसे कहते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की बॉन्डिंग। हाँ। ठीक है। और अभी जी उसके बाद में 1976 में चुनाव हुआ था, और अब उसके जैसे 24 साल बाद हुआ, वो 1952 के बाद 1976 में हुआ, और अब ये 48 इयर्स में हो रहा है। तो इट सीम्स कि 24 साल के दुगना 48 में होगा, शायद 96 साल में होगा। ठीक है वाजपेयी साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है क्या कहेंगे आप? अगर एक परंपरा के हिसाब से सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, मैं किसी एक के लिए नहीं कह रही हूँ, अगर आगे बढ़ा जाए, मिल के बढ़ा जाए, तो देश के लिए भी एक अच्छा संदेश है, नागरिकों के लिए भी एक अच्छा संदेश है कि स्वस्थ लोकतंत्र में हम रह रहे हैं। हम सिर्फ कल का सीन याद कर रहे हैं जब संविधान की किताब उठा के छोटी छोटी लाल वाली, उस सारा विपक्ष के लोग लगे हुए थे। संविधान की दुहाई दे रहे हो, संवैधानिक परंपराओं का ध्यान रखो, संविधान की व्यवस्था का ध्यान रखो, पार्लियामेंट की व्यवस्था का ध्यान रखो। जब नंबर हमारे पास है, सत्ता हमारे पक्ष है, प्री पोल अलायंस के साथ से हिसाब से सब कुछ हुआ है, तो क्यों आप इस तरह की बात कर रहे हो? भाई जीत हार तो नंबर से होगी पार्लियामेंट्री सिस्टम में। 293 वी आर हैविंग, तो क्या मैसेज दोगे इसमें? मतलब हारने की आपको आदत पड़ गई क्या? अभी तो चुनाव आ रही है, करना था कि डिप्टी स्पीकर आपको दे देंगे, कंडीशनल नहीं होगी। देखिए अगर संवैधानिक व्यवस्था में ये कंडीशन नहीं है कि किसको दोगे किसको नहीं दोगे, तो ये हमारा राइट है। और आप कह रहे हो जी हम आपको बनाने देंगे स्पीकर, आप हमको डिप्टी स्पीकर, कंडीशनल कैसे हो जाएगी? भाई आपका राइट नहीं है। पंकज शर्मा जी, एक बात तो है कि कहीं भी संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि आपको डिप्टी स्पीकर का पद जो है आपको अपोजिशन को देना ही पड़ेगा। पिछली बार तो डिप्टी स्पीकर का पद खाली रह गया। इस बार क्या सर्वसम्मति से इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता था? क्योंकि कल जब राहुल गांधी ने कहा कि हम तैयार हैं स्पीकर के लिए सर्वसम्मति से, फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से सब कुछ बदल गया? देखिए संविधान में तो बहुत सी चीज़ें नहीं लिखी हैं, उनका जिक्र नहीं है, लेकिन बहुत सी परंपराएं इसी संविधान के आधार पर बनी हैं और आज से नहीं हैं। एक बात बताइए, विपक्ष ने 2014 में और 2019 में तो सर्वसम्मति से स्पीकर बनाने का विरोध नहीं किया था, लेकिन जब आपने 2019 में डिप्टी स्पीकर बनाया ही नहीं और पूरे 5 साल डिप्टी स्पीकर के बिना पूरा सदन चलाया, तो कौन सी संसदीय परंपरा का निर्वाह किया? तो ऐसे में अगर विपक्ष को ये लगता है कि स्पीकर बनने के बाद डिप्टी स्पीकर इस बार भी बनेगा कि नहीं बनेगा और उस पर कोई बात विपक्ष करना चाहता है, तो बात करने में क्या बुराई है? आखिरकार आपकी सीटें 370 छोड़िए 303 सीटों से भी। 10 सेकंड के लिए आपको रोकेंगे। चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। संख्या बढ़कर ही इस बार उनका चुनाव जब वो जीतेंगे ओम बिरला जी, तो उसमें संख्या भी आप देखिएगा। देखिए डिप्टी स्पीकर के लिए सरकार पूरी तरीके से चर्चा के लिए तैयार थी। हम लोगों के सामने माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी की बात हम लोग के सामने हो रही थी, पूरी तरीके से हम लोग उसके लिए चर्चा के लिए हम लोग तैयार थे। पर विपक्ष ने जिस तरीके से सामने शर्तें रखकर इसको करवाने का प्रयास किया, ये गलत है पूरी। देखिए चिराग पासवान को हमने सुना, पंकज जी की बात पूरी। गिरिराज सिंह कुछ कह रहे हैं। जो ओथ के दिन ओवैसी ने जो ओथ लिया है, देश को अपमान किया है। फिलिस्तीन जिंदाबाद, जय फिलिस्तीन कहना ये कानूनन अपराध है और उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो देश को सीरिया बना देना चाहते हैं। यो देश में उनके अंदर गजवाए हिंद की जो बात चल रही है, इसलिए मैं ये भी कहूंगा कि ओवैसी पर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई। और अब प्रदीप भाटी जी का रुख कर लेते हैं। प्रदीप भाटी जी, क्या विपक्ष इस बार ये मन बना के आया है कि सत्ता पक्ष को काम ही नहीं करना देंगे? मोदी का विरोध करते करते क्या संसद की परंपरा को भी हम कहें कि हम उसको भी ताक पे रख देंगे और वो कुछ करेंगे जो हम सोच के आए हैं? देखिए शोभना जी, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि विपक्ष जो विरोध कर रहा है वो मोदी जी का नहीं कर रहा। ना पहले इलेक्शन 2024 में उन्होंने मोदी जी का विरोध किया था। विरोध
था उनकी नीतियों का, विरोध था उनके एजेंडों का, विरोध था जो वो जिस तरह से वो देश को चलाना चाह रहे हैं, विरोध उनका था, संविधान को कुचलने वाला विरोध था। और जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे वो सारे मुद्दों पे जो वादे किए उन पे वो कहीं पे खरा नहीं उतरा, विरोध उसका था। तो कभी मोदी जी का विरोध विरोधी व्यक्ति का नहीं है। जिस तरह से हाँ मोदी जी जरूर कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी, उस तरह की नीति से जरूर हमारा विरोध है। और अभी आपने भी देखा 1967-71 के बाद 5वीं लोकसभा के बाद डिप्टी स्पीकर पद हमेशा सत्ताधारी जो दल है उसके पास कभी नहीं रहा। उसके बाद हमेशा विपक्ष के पास रहा। तो ये क्या परंपरा रही है, जो परंपरा की बात कर रहे थे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, तो आपने परंपरा तो आपने खुद तोड़ी 2014 में आके, फिर 2019 में आके तोड़ी। और हम जो बात कर रहे हैं, आज भी हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं पीडीए को मजबूत करने की। हम बात कर रहे हैं कि आप एक दलित का बेटा, एक बॉन्डेड एक लेबर का बच्चा दलित का, वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया पीडीए? अब मजबूत होगा जब भी देश मजबूत होता है। देश मजबूत जब ही होता है शोभना जी। आप ऐसे पदों पे आप ऐसे सशक्त करें, आप ऐसे लोगों को बैठाएं जब ही देश मजबूत होता है। और लोकतंत्र को मजबूत करना ही विपक्ष की जिम्मेदारी है। आज स्पीकर का चुनाव है, कोई भी चुनाव में स्पीकर का चुनाव है और आप पीडीए का जिक्र कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऋतु चौधरी भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं कांग्रेस की तरफ से। ऋतु चौधरी जी, अब दोनों पक्ष को देखा जाए तो दोनों कह रहे हैं कि हम अपनी अपनी जगह सही है। भाई एनडीए साफ साफ कह रहा है कि कहीं नियम नहीं है, हमने संसदीय परंपरा नहीं लिखी है, बनाई नहीं है, जो होता है वो हम कर रहे हैं। और वो कांग्रेस और विपक्ष कह रहा है कि अब तक ये परंपरा चली आ रही है तो हम ऐसा करेंगे। अब ये बताइए कि सबसे पहला सवाल ये कि क्या आज वोटिंग में विपक्ष रहेगा या वॉकआउट कर जाएगा? और वाजपेयी साहब कह रहे हैं कि अधिकार है सत्ता पक्ष का। ऋतु जी, देखिए ये जो परंपरा है ये इन्होंने ही इसका बीज डाला था 1977 में, जब मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, उन्होंने ही वहाँ से ही ये परंपरा शुरू हुई थी, जिसको यूपीए ने आगे बढ़ाया था नरसिम्हा राव जी की सरकार में भी, और उसके बाद यूपीए की सरकार में भी जो है इस तरह का प्रावधान रखा गया कि डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष से हो, और ये परंपरा आगे चलती है। लेकिन जैसे कि मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज टोक दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद बीच में इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी की सरकार थी। उस वक्त उन्होंने डिप्टी स्पीकर का पद अपने सहयोगियों को दिया था। बिल्कुल, मतलब सत्ता पक्ष ने अपने पास रखा था डिप्टी स्पीकर का पद। मैंने बिल्कुल ये चीज मेंशन की है कि मोरारजी देसाई के बाद ये चीज जो है नरसिम्हा राव जी की सरकार में आगे बढ़ी। उसके बाद जो है यूपीए ने, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बढ़ाया, और उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक जो है यूपीए की सरकार इसको परंपरा को निभाती रही। लेकिन जैसे ही 2014 का जो है मैंडेट मोदी जी को मिलता है तो सारी परंपराएं जो है वो धूमिल हो जाती है। जब संविधान और लोकतंत्र ही खत्म हो गए तो उसके बाद इनकी परंपराओं का क्या? वो उन्होंने अपने जो है 2014 से लेकर 2019 तक अपने सहयोगी दल को दिया, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 का बिल्कुल जो है बिल्कुल उसको पूरी तरह से निरस्त करते हुए 2019 से 2024 तक ये पद जो है खाली रखा जाता है। और इसमें जिस बीच में 9 सितंबर 2020 को अधीर रंजन चौधरी जी भी इस चीज़ का प्रस्ताव रखते हैं कि आप डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो भरने का काम करिए, और इसमें जो है हम आपको भी समर्थन देंगे, जो भी आपका फैसला रहेगा। लेकिन इस चीज पर ओम बिरला जी का कोई जो है जवाब नहीं आता है। मतलब अब जब 2024 मतलब वोटिंग में विपक्ष रहेगा ना या वॉकआउट कर जाएगा? मैंने ये पूछा था। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसी खबरें हमें मिल रही हैं और हमारे भी सूत्र हैं कि आज शायद विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर सकता है। इसलिए ये सवाल प्रत्युष बार-बार पूछ रहे हैं आपसे। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा अभी तक कोई इरादा हमारा वॉकआउट करने का नहीं है। एक मजबूत विपक्ष जो है वो संसद में इस समय मौजूद है और अपनी बात मजबूती से रख रहा है। हमने अपने उम्मीदवार का नाम भी जो है रख दिया है, और विपक्ष जो है मजबूती से लड़ रहा है। अब जो है मोदी जी की मनमानी नहीं चलेगी। अब जो उनकी जो मनमानी पिछले 10 साल से चल रही थी वो संसद में नहीं चलेगी, ये बात क्लियर हो चुकी है। कल संविधान को दिखाकर राहुल गांधी जी ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अगर कुछ चलेगा तो केवल संविधान चलेगा, और अगर किसी चीज की मान्यता होगी तो केवल और केवल इस देश में लोकतंत्र की होगी। किसी राजकिशोर जी क्या कहेंगे आप ऋतु जी के बात पे? आप मुस्कुरा रहे थे इसलिए मैं आपके पास सीधे आ गई हूँ। नहीं, मुस्कुरा नहीं रहा था। जो सवाल पूछ रहे थे आप लोग कि विपक्ष वॉकआउट करेगा या नहीं करेगा, देखिए दो चीजें हो सकती हैं। अगर वाकई विपक्ष को ये खतरा नजर आता है कि जो उनका संख्या बल है, क्योंकि यहाँ पर एक
मैसेज जो देने की कोशिश की गई है इंडिया गठबंधन की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, कि भाई अब वॉक ओवर कहीं नहीं, हर जगह संघर्ष होगा। अगर वॉक ओवर करते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर यह चीज पीछे जाती है, लेकिन अगर संख्या बल कम होने खत्म हो जाएगा। आपको 10 सेकंड के लिए रुकूंगा। देखिए तस्वीरें अब आनी शुरू हो गई हैं। ओम बिरला, अभी थोड़ी देर पहले हमने तस्वीर दिखाई थी ना कि उनके सिर पर, माथे पर तिलक लगा करके उनको उनकी पत्नी ने भेजा है। अब आ चुकी चुनाव है, बेसिकली कहते हैं कि एक चुनाव तो पार हो गया, जनादेश भी आ गया। अब स्पीकर के लिए बहुत दिनों के बाद, लगभग 48 साल के बाद आज देश चुनाव देखेगा। अगर वोटिंग होती है तो ओम बिरला इस वक्त संसद में पहुंच चुके हैं। मुझे एक चीज पर और हैरानी है, और विनोद जी मुझे हैरानी है, नई संसद बन गई, उसका उद्घाटन हो गया और खबरें ये मिल रही हैं कि साहब यहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं लग पाया, तो हो सकता है कि पर्ची से वोटिंग हो। तो ये बड़ी हैरानी है कि मतलब नई सरकार का गठन हो गया और अभी तक इस तरीके की व्यवस्था नहीं बन पाई, और पर्ची से अगर होगा तो आप जानते हैं बहुत टाइम टेकिंग है। नहीं, टाइम टेकिंग है, लेकिन पहले भी पर्ची से होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। अरे तकनीक अब कहाँ पहुंच गई है? उनका कहना ठीक है कि अभी तक नई संसद बन गई और ये व्यवस्था नहीं हुई, तो ये उसी तरह सर क्या पता पर्ची की नौबत ही नहीं है, मेज थपथपा कर ध्वनि मत से हो जाए, ये भी हो सकता है। तो बिना कलश के मंदिर बनाने जैसी हड़बड़ी हर चीज में है। नहीं, फिर मंदिर टपकने भी तो लगा।